ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन 27 का सत्ताधीश बनने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। आज मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक करते हुए चुनावी तैयारियों का खाका खींचा। पार्टी के नेताओं को दिन रात चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से भी खबर आई कि 28 मार्च को अखिलेश यादव नोएडा से चुनावी बिगुल बजाएंगे। डे वन से कह रहे हैं कि बेईमानी करने को तारू है, क्योंकि वो जानते हैं यूपी हारने वाले हैं। अब आम जनता इन्हें हरा करके दिखाएगी। केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अखिलेश से लेकर मायावती और योगी आदित्यनाथ सबके सब सियासी नूरा कुश्ती शुरू कर चुके हैं। अभी से जीत के दावे किए जा रहे हैं। तभी अखिलेश ने अपने प्लान 27 के लिए 28 मार्च का दिन सेलेक्ट किया। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 28 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा से चुनावी बिगुल फूकेंगे अखिलेश। अखिलेश ने इसे पीडीए भागीदारी रैली का नाम दिया है। इसी रैली के जरिए अखिलेश पीडीए फॉर्मूले का भी ऐलान करेंगे। अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। अखिलेश के पीडीए प्लान से बीजेपी भी परेशान दिख रही है। तभी तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूछा था पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन अब अखिलेश ने पीडीए का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। दरअसल शुरुआत में पीडीए के पी से मतलब पिछड़ा था, अब पी से पंडित और पीड़ित भी हो चुका है। पीडीए के डी का विस्तार दलित से होते हुए दरिद्र और दुखी तक पहुंच चुका है। इसके अलावा पीडीए का ए पहले अल्पसंख्यक को परिभाषित करता था, अब अनुसूचित, अच्छे अगड़े, आधी आबादी तक ए के दायरे में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी विज्ञान परक राजनीति करती है और संविधान परक राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी को एक समझना चाहिए कि वो कभी जनसंघ होती थी, अब बीजेपी होगी और बीजेपी हुई है। अब आने वाला समय उसका और खराब होने वाला है। अब इस देश के लोग मनुवादी विचारधारा को त्याग रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक। अब समाजवादियों का समय आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि प्रदेश में जो विकास का पहिया है उसे रुकने नहीं देंगे, और विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ संभव है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल रखा है, लेकिन फिर भी उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। अखिलेश के सामने कमजोर सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना चुनौती है। ऐसे उम्मीदवारों की तलाश भी एक बड़ी चुनौती है जो जीत दिला सके। पीडीए में सेंधमारी को रोकना भी पार्टी के लिए चुनौती होगा। 2027 में परिस्थितियां क्या होंगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये सब चीजें भी दूर की कौड़ी है। लेकिन इससे अखिलेश यादव का जो कद है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजह यह है, एक तो लोकसभा में उनकी स्ट्रेंथ, दूसरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो जनाधार है, वो जनाधार निश्चित तौर पे मजबूत बना रहेगा। भारत माता की 27 के रण में पिछड़ा, दलित, महिला और युवा बहुत अहम होंगे। इसीलिए बीजेपी और एसपी दोनों की इस वर्ग पर नजर है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पीडीए का दायरा फैलाते जा रही है, बीजेपी को पीडीए का विरोधी बता रही है। इधर अखिलेश और उधर मायावती। 2027 विधानसभा चुनाव के चौसर पर आज मायावती ने भी पहली चाल चल दी। मायावती ने आज लखनऊ में 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। 1400 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। मायावती ने बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी बुलाया था।
इस बैठक का मकसद तैयारियों को परखना था और ये मैसेज देना था कि बीएसपी चुनाव के लिए तैयार है। बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। अधिकांश सरकारें ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती 70 साल की हो चुकी है। 15 जनवरी को मायावती ने अपने 17वें जन्मदिन पर 27 की परीक्षा में पूरी ताकत के साथ उतरने का संकल्प लिया था और कई संकेत दिए थे। ब्राह्मण वोटों को साधने का संकेत, 27 में गठबंधन को लेकर संकेत, सोशल इंजीनियरिंग का संकेत, वोटों के ध्रुवीकरण का संकेत, बीजेपी एसपी कांग्रेस को पटखनी के संकेत। देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। के सामने इसी दलित वोट को अपने साथ लाना बड़ी चुनौती है। एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ है। सूरजकुंड मेले में बड़ा झूला टूटकर गिर गया। इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में जो मेला लगता है, वहां पर देखिए झूला टूट करके गिर गया। इसमें 13 लोग जख्मी हो गए हैं। एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। भीषण हादसा हुआ है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हरियाणा का सूरजकुंड मेला काफी मशहूर है। लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और ये मेला अभी लगा हुआ है, लेकिन यहां पर एक झूला गिर गया और चीख पुकार मच रही है। ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो इंस्पेक्टर बताया जा रहा है, जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। झूले में लोग सवार थे और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन तभी अचानक झूला टूट गया और एक शख्स की जान चली गई। भीषण हादसा हुआ है। हरियाणा के सूरजकुंड मेले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। सूरजकुंड का आर्ट एंड क्राफ्ट मेला काफी मशहूर है। देश भर में इसकी काफी लोकप्रियता है। अलग अलग थीम पर यह मेला हर साल इस मौसम में आयोजित किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सूरजकुंड मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर भीषण हादसा हुआ है। एक शख्स की जान चली गई है। 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, माफ कीजिएगा, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सूरजकुंड मेले में झूला टूट करके गिरा है। 13 लोग घायल हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, भीषण हादसे की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? घायलों की तबीयत कैसी बताई जा रही है और इस हादसे को लेकर के क्या वजह सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि तकरीबन 6:15 बजे की ये घटना है और जो झूला जो है वो गिरने से पहले डिसबैलेंस हुआ और एक तरफ जो है वो झूला पूरी तरीके से झुक गया था और इस हादसे में अब तक 13 लोग घायल हैं। एक इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। इंस्पेक्टर का नाम जगदीश प्रसाद है, जो कि हरियाणा के ही पलवल के रहने वाले थे और वो उस इलाके के यानी कि सूरजकुंड मेला के ड्यूटी इंचार्ज थे। वो एरिया जो है वो उन्हीं के अंतर्गत आता था और जब झूला डिसबैलेंस होने लगा यानी कि एक तरफ झुकने लगा तो फिर इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जो है वो वहां मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनके हेड पर यानी उनके सिर पर और उनके चेहरे पर जो झूले का जो मेटल जो स्टील का हैवी मेटल का जो पार्ट है वो उनके सर पर जाकर के गिरा और इस वजह से वो पूरी तरीके से घायल हो गए इस हादसे में और अब इस हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। हम आपको जो है बता दें कि इस वक्त मौके पर जो आला अधिकारी, जो जिला उपायुक्त और जो टूरिज्म के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इस मामले में FIR जो है वो दर्ज की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जो वेंडर है इस सूरजकुंड मेले का और जिस वेंडर के तहत ये सुनामी झूला जो कार्यरत था, इसकी भी जो जांच है वो की जाएगी। पुलिस की जांच 2 दिशाओं में जो है वो आगे बढ़ेंगी कि क्या ये मैल फंक्शन हुआ यानी कि झूला जो है वो मैल फंक्शन किया या फिर किसी तरीके का कोई पार्ट जो है वो इस झूले से टूट करके जो है वो गिरा, जिसके बाद झूला जो है वो डिसबैलेंस हो गया। तो इस तरीके से जो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन एक दुखद हादसा सूरजकुंड मेले में, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि थोड़ी ही देर पहले इसी मेले में फूड कोर्ट में एक गेट गिरने का जो हादसा है वो भी सामने आया था और इस हादसे में भी 2 युवक जो है वो घायल हुए थे और उसके कुछ देर के बाद इतना बड़ा हादसा हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल जो है सवालिया निशान लगाता है कि आखिर किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर हर रोज जो है वो जुटती है, लेकिन उसके बावजूद जो चीजें जो है वो यहाँ पर जो है वो जो मनोरंजन के लिए रखी गई है उनका सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों का ये दावा है कि जो इंस्पेक्शन है वो हर रोज जो है वो किया जाता है, लेकिन आपको बता दें और वो भी कमेटी के माध्यम से, लेकिन एक दिन में 2 बड़े हादसे होना और जिसमें एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठा रहा है। बिल्कुल बिलाल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, सामान्य तरीके से झूले का रोमांच ले रहे थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अगले सेकंड में क्या होने जा रहा है और ये जो हादसा हुआ है ये तस्वीरें डरावनी हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने वाले सभी लोग यही सोच रहे होंगे इस झूले में कोई भी हो सकता था, किसी के भी परिवार के जन हो सकते थे। आम लोग जिस तरह से यहां पर मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं और इस दौरान ये झूला हादसे का शिकार हुआ है और इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हुए हैं। जांच होगी, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि क्या ये लापरवाही थी, क्या नियमों की अनदेखी की गई थी, आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। ऐसे झूले जो बहुत ही ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, क्या इनसे बचा जा सकता था? जो सामान्य झूले होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में यह भीषण हादसा हुआ है। सूरजकुंड मेला दुनिया भर में मशहूर है और खास तौर पर भारत में दिल्ली NCR में तो लोग इंतजार करते हैं इस मेले का बिलाल, और ऐसे में इस झूले में इस तरह का हादसा होना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। और अब इसके जब जवाब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। ABP न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सूरजकुंड मेले में भीषण हादसे की। लोग जब ऐसे झूलों में चढ़ते हैं तो उनके शोर मचाने की आवाज सामान्य होती है, क्योंकि ये काफी डरावना झूला होता है, रोमांचित करने वाला होता है, लेकिन रोमांच यहां खतरनाक हो गया, असल हादसे में तब्दील हो गया और इसमें एक शख्स की जान चली गई है, 13 लोग जख्मी हुए हैं। मरने वाला इंस्पेक्टर था और जैसा कि हमारे सहयोगी बिलाल बता रहे थे कि आज एक और हादसा यहां पर सूरजकुंड मेले में हुआ था। एक ही दिन में 2 हादसे होना और इसमें एक इंस्पेक्टर की मौत भी हो गई, एक शख्स की जान चली गई है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जांच शुरू कर दी गई है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो राहत के काम पहुंचाने की कवायद की जा रही है। लेकिन सूरजकुंड प्रसिद्ध मेला है, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और ऐसे मेले में इस तरह का हादसा होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
लोग यहां पर हिस्सा लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस मेले में भीषण हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें डरावनी सामने आई हैं। झूला सीधे ऊपर से एक साइड से नीचे तेज रफ्तार के साथ आकर के गिर जाता है। लोग चीख पुकार यहां पर मचाते हैं। एक शख्स की जान चली गई है। खबरों में अब लौटते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर, जिन्होंने मियां मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने के लिए 4 रुपए वाली थ्योरी दी थी। हिमंता के इस बयान पर अब हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का जवाब आया। जुबानी जंग में भले ही 2 रुपए के सिक्के की खनक सुनाई दे रही हो, लेकिन इसके सियासी मायने बड़े हैं। ओवैसी की एंट्री कैसे असम में नया सियासी समीकरण तैयार कर रही है, रिपोर्ट देखिए। तो असम में चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर के सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, अपने अपने सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो जहां भी गए हैं वहां उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है। क्या असम के सियासी समर में भी असदुद्दीन ओवैसी की अगर एंट्री होती है तो कुछ ऐसा ही हो सकता है? एक रिपोर्ट देखिए। क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहाँ पर है? लाओ, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्वा शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? 2 रुपए को लेकर छिड़ी इस सियासी जंग की खनक असम से निकलकर हैदराबाद की फिजाओं में गूंज रही है। तेलंगाना निकाय चुनाव के लिए AIMIM की जीत की पतंग उड़ाने के लिए ओवैसी निजामाबाद में जलसा करने पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ, 50 मिनट के भाषण में ओवैसी की जुबान से जैसे ही हिमंता का नाम छूटा, सामने खड़ी भीड़ का शोर तेज हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। मानो मुसलमानों की भीड़ अपनी सबसे मुखर आवाज से हिमंता की मियां पॉलिटिक्स से जवाब ही तलाश रही थी। ओवैसी ने भी जवाब में भीड़ को निराश नहीं किया और अपने ही अंदाज में जोरदार पलटवार किया। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहाँ पर है? लाओ, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्वा शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। तेरे को देता हूं, सदका देता हूं, निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ, हिमंता के जिस 4 रुपए वाले बयान पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है वो 27 जनवरी का है। करीब 2 हफ्ते पुराने बयान को ओवैसी ने फिर से जिंदा कर दिया। ओवैसी ने तेलंगाना से हिमंता को 2 रुपए चंदा देने का ऐलान किया, तो जवाब में हिमंता ने भी ओवैसी का चंदा सशर्त स्वीकार कर लिया। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। हिमंता ने ओवैसी के 2 रुपए के चंदे को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ओवैसी को असम आने का न्योता भी दे दिया। भले ही हिमंता ने ये न्योता हंसी मजाक में दिया हो, लेकिन इसका एक पक्ष असम विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बयानबाजी का पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिस पर ओवैसी ने पलटवार किया है। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी, कष्ट खालेहे अखমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে। बीते कुछ दिनों से ऐसे एक नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा के कई बयान धर्म विशेष के लोगों पर हैं।
हिमंता के इन बयानों ने असम के चुनावी माहौल को ध्रुवीकरण की धार दे दी है, जिसका सियासी नफा असदुद्दीन ओवैसी को भी मिल सकता है। इस सियासी गणित को समझने के लिए सबसे पहले आपको असम की मौजूदा डेमोग्राफी दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की संख्या 34% यानी 1,07,00,000 थी, जबकि मौजूदा अनुमान के मुताबिक ये 40% हो सकती है। असम में मुस्लिम वोट पर अब तक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF की दावेदारी रही है। 2021 में दोनों मिलकर लड़े थे, लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाए। इस बार कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन से इनकार किया है। असम में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिक बताकर गठबंधन से दूरी बना ली है। कांग्रेस के पीछे हटने के बाद ओवैसी और अजमल एक साथ आ सकते हैं। हालांकि ओवैसी ने इस मामले को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। अगर ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल असम की सियासत में आते हैं तो एक मजबूत मुस्लिम विकल्प बन सकता है और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बिहार में ओवैसी के प्रदर्शन से प्रभावित बदरुद्दीन अजमल ने पिछले साल नवंबर में ही गठबंधन के संकेत दिए थे। असदुद्दीन ओवैसी से मेरा अच्छा दोस्ती आप लोग जानते हैं। अभी मैंने यहाँ से स्टेज से बात किया उनसे, उनको मुबारकबाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, तो हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल है कि जब असम में पिछली बार कांग्रेस और AIUDF मिलकर बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो AIUDF और असम में नई नवेली AIMIM मिलकर कैसे कमाल कर पाएगी? 2021 विधानसभा चुनाव में 126 सीटों में से एनडीए को 75 सीट मिली थी। नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। हमारे इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस हफ्ते महाराष्ट्र की अहम खबरों पर। सबसे पहली खबर पुणे से। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में चल रही महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए राज्य में अब तक 1216 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने पुरंदर एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुणे शहर की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुरंदर एयरपोर्ट की योजना तैयार की जाए। अब अगली बड़ी खबर भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी है। भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इस समझौते के तहत अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 25% से घटाकर 18% किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस समझौते को भारत अमेरिका मित्रता के नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मित्रता की जीत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर क्या कहा। मित्रता का एक नया अध्याय। भारत और अमेरिका के बीच ये ऐतिहासिक व्यापार समझौता वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मित्रता की जीत है। ये वैश्विक व्यापार के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। अब भारत को अमेरिका की ओर से प्राथमिक टैरिफ दरें प्राप्त होंगी। इससे भारत अमेरिका मित्रता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। यह समझौता भारतीय व्यापारियों के लिए कई नई और उत्साहवर्धक संभावनाओं के द्वार खोलेगा और दोनों देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। महाराष्ट्र हमेशा से निर्यात में अग्रणी राज्य रहा है और यह समझौता राज्य के व्यवसायों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में महाराष्ट्र को बड़ी मात्रा में निवेश प्राप्त होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के समाधि मंदिर में आयोजित श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। मैं ऐसा मानता हूं कि विचारक तो कई होते हैं, लेकिन संत वही होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। संत कभी तोड़ने का काम नहीं करते। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे गुरुदेव का समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर हो रहा है और ये केवल मूर्ति स्थापना समारोह नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले कई पीढ़ियों को एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम इस समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम से किया जाएगा।
अब अगली खबर बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पालघर जिले में दूसरे टनल का सफल ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अनस्टॉपेबल महाराष्ट्र। एक ही महीने में पालघर में दूसरा टनल ब्रेक थ्रू हासिल करते हुए बुलेट ट्रेन परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। खबर ठाणे से। ठाणे जिले के कल्याण तालुका स्थित श्री मलंगगढ़ यात्रा के अवसर पर माघी पूर्णिमा के दिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्री मच्छिंद्रनाथ के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष शुरू किए गए फ्यूनिक्यूलर रोपवे के कारण बुजुर्ग और चलने फिरने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आसान हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि श्री मलंगगढ़ से जुड़ी कुछ संपत्तियों पर न्यायालय का निर्णय जल्द अपेक्षित है। राज्यातून परराज्यातून देखील राज्य के भीतर और बाहर से भी हजारों लाखों श्रद्धालु मलंगगढ़ के इस उत्सव और मेले में भाग लेने आते हैं। मैं उन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। इस वर्ष मलंगगढ़ भक्तों के लिए फ्यूनिकुलर सेवा शुरू की गई है। इसके कारण इस बार वे बुजुर्ग और महिलाएं जो इच्छा होने के बावजूद मलंगगढ़ के दर्शन से वंचित रह जाते थे, अब फ्यूनिकुलर रोपवे सेवा के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। और अब अगली खबर। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कराड़ स्थित प्रीति संगम में महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी खबर के साथ इस विशेष बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आप सभी से है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज हम बात करेंगे हमारे उस सिस्टम की जिसकी आदत पड़ चुकी है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की। सड़क पर गड्ढे हों तो कार और बाइक सवारों को संभल कर चलने को कह दिया जाता है। अवैध चाइनीज मांझा बिक रहा हो तो लोगों से गले ढकने को कह दिया जाता है। बारिश के बाद जलभराव हो जाए तो लोगों से बिना काम घर से बाहर न निकलने को कह दिया जाता है। अब परीक्षा में नकल रोकने के लिए बिहार में छात्रों से कह दिया गया है कि जूता उतारकर परीक्षा देनी होगी। बच्चियां 9:05 के अंदर यहाँ आ गई थी लेकिन अंदर नहीं जा सकी। सर देखिए एडमिट कार्ड देखिए आप। गाइडलाइन जारी हुआ कि जूता पहन के चलेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। इससे बच्चे लोग को दिक्कत होता है ठंडी में। जब पहुंचा नोट होता है उससे आप विशेष ध्यान दें कि पहुंचा नोट ना हो। बिहार के ज्यादातर इलाकों में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री के बीच है, लेकिन सिस्टम को इससे कहां फर्क पड़ता है। वो तो छात्रों के जूते उतारने में जुटा है। मकसद है नकल रोकना, लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्रों के जूते उतारने से नकल रुक जाएगी? क्या नियम के नाम पर छात्रों के साथ ऐसी ज्यादती सही है? सोचिए, ठंड के इस मौसम में छात्रों को घंटों नंगे पांव रहना पड़ेगा, तो ऐसे में वो कैसे परीक्षा पर फोकस कर पाएंगे? हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि नियम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन सवाल ये है किस कीमत पर। जूतों का जो ये अंबार आप देख रहे हैं, ये उन छात्रों के हैं जो अंदर परीक्षा दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जूते उतारकर नंगे पांव परीक्षा देने के लिए इन छात्रों को इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि शासन प्रशासन को लगता है सिर्फ ऐसा करके ही परीक्षा में नकल रोकी जा सकती है। ये व्यवस्था सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाती है। क्या ऐसा करना अमानवीय नहीं?
अगर कोई बच्चा ठंड से बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या ऐसा करने से नकल रुक जाएगी? छात्र ही नहीं, उनके परिजन भी सिस्टम की इस मनमानी से खासे नाराज दिखे। आप लोग को जूता और मोजा पे भी बहुत बार बोली है, तो इसलिए सैंडल चप्पल में आना पड़ता है। ठंड में अगर जूता मोजा का ये किया जा रहा है तो ठंड में तो दिक्कत है ना? यस सर। जो मतलब ठंड है इतना, जूता मोजा पहन के तो आते हैं इसीलिए। इसी के लिए बार और क्या और क्या कड़ाई है? और तो कुछ है ना ऐसा। कई प्रावधान किए गए हैं, इससे क्या क्या चाहती हो तुम? हम चाहते हैं कि जूता मोजा ये सब मतलब अलाउ रहे। और क्या, हमारे साथ कुछ परिजन भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है बच्चों को? दिक्कत हो रहा है सर, ठंडी में दिक्कत हो रहा है। जूता पर अलाउ नहीं हुआ है सरकार से, गाइडलाइन जारी हुआ कि जूता पहन के चलेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। इससे बच्चे लोग को दिक्कत होता है ठंडी में। होना तो ये चाहिए था, नकल रोकने के लिए प्रशासन अपना सिस्टम दुरुस्त करता, शिक्षा का स्तर सुधारता ताकि बच्चों को नकल ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन हो क्या रहा है? ठंड में छात्रों के जूते उतरवाए जा रहे हैं, उन्हें नंगे पैर परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो सिस्टम इन छात्रों के जूते उतरवा रहा है, उसने परीक्षा केंद्र के अंदर क्या व्यवस्था कर रखी है, अब जरा उस हकीकत से भी रूबरू हो लीजिए। फैसिलिटी वगैरह ठीक है, बेंच थोड़ा सा अजीब है, मतलब हिल डोल रहा था, टूटा हुआ है थोड़ा। इससे साबित होता है शासन प्रशासन सिस्टम केवल छात्रों के जूते उतरवाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं, नकल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कोई छात्र जूते में ही चिट छिपा कर ले जाएगा? जूता उतरवा लेने के बाद भी वो अंदर नकल नहीं करेगा, और अगर करेगा तो परीक्षा हॉल में मौजूद शिक्षक क्या करेगा? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? यह पटना के एन कॉलेज के बाहर की तस्वीर है, जिसे देखकर कौन यकीन करेगा ये छात्र परीक्षा देने के लिए आए हैं। लंबी लाइन लगी है, धक्का मुक्की हो रही है। वैसे छात्रों को यही नहीं, अंदर भी सिस्टम की कुव्यवस्था से दो चार होना है। अंदर जाकर रूम भी खोजना पड़ता है, सीट चल जाता है। सीट खोजने में दिक्कत होती है? ये सर। अच्छा, सीट खोजने में परेशानी होती है? हाँ होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। मतलब वहाँ पर वो नोट चिपकाता है, उसमें मिलाते हैं, फिर जाते हैं, फिर हॉल खोजते हैं, उसमें दिक्कत होता है। बिहार पुलिस जिन पर लाठी बरसाकर खुद को सिंघम समझ रही है, जिन्हें डांट टपट रही है, वो नाबालिग छात्र हैं जो 12वीं की परीक्षा देने आए थे। जानते हैं इनका कसूर क्या है जिसके कारण इन्हें पुलिस की लाठी खानी पड़ी? ये परीक्षा केंद्र पर थोड़ा देर से पहुंचे थे। छात्रों पर लाठी चलाने वाली पुलिस को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। इन नाबालिग छात्रों पर लाठी चलाने का हक आपको किसने दिया? इन व्यवहार से इन छात्रों के मन मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ेगा? लाठी से किसी बच्चे को गहरी चोट आ जाती तो कौन जिम्मेदार होता? पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित है। इसके लिए छात्रों का 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी है। जो छात्र सुबह 9 बजे से पहले पहुंच रहे हैं, उन्हें तो परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन 9 बजे के बाद पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र का गेट बंद मिल रहा है। इसी तरह दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होती है, छात्रों को जिसके लिए 1:30 पर पहुंचना होता है। बेगूसराय से ऐसी एक और तस्वीर सामने आई। ये बच्ची परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी होकर इसलिए रो रही है क्योंकि लेट पहुंचने के कारण इसे अंदर नहीं जाने दिया गया। बच्ची का रोना परिजनों से देखा नहीं गया तो उसे जबरन अंदर भेज दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अंदर से बच्ची को दोबारा लौटा दिया गया। नवादा के गांधी इंटर विद्यालय के बाहर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहां भी केवल 2 मिनट लेट पहुंचने के बाद इस छात्रा को अंदर नहीं जाने दिया गया। नवादा से ही एक और तस्वीर सामने आई है।
यहाँ लेट पहुंचने पर जब छात्रों को बाहर रोक दिया गया तो कई छात्र दीवार फांदकर अंदर जाते कैमरे में कैद हुए। चलिए एक बार को मान लेते हैं, नियम नियम है, छात्रों की गलती है, उन्हें समय पर आना चाहिए था। लेकिन जो गलती सिस्टम कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? ये बच्ची इस दरवाजे को इसलिए पीट रही है क्योंकि ये भी कुछ मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पहुंची थी, जिसके कारण इसे अंदर नहीं जाने दिया गया। ये लगातार अंदर जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी। जानते हैं ये बच्ची परीक्षा केंद्र लेट क्यों पहुंची? सिस्टम की लापरवाही के कारण। ये पटना के यारपुर में अपना सेंटर तलाश रही थी, लेकिन इसका सेंटर यारपुर के गर्दनी बाग में था। छात्राओं के एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का जो एड्रेस लिखा था वो कमला नेहरू बालिका हाई स्कूल यारपुर था, यानी गर्दनीबाग एडमिट कार्ड पर मेंशन नहीं किया गया था। इस वजह से परीक्षार्थी एडमिट कार्ड लेकर यारपुर में भटकते रहे। बच्चियां अपने एडमिट कार्ड को लेकर यारपुर के कई सेंटरों पर घूमी। अंत में जब सही सेंटर पर पहुंची तो इन्हें लेट बताकर एंट्री नहीं दी गई। मतलब गलती सिस्टम की, एडमिट कार्ड पर पूरा एड्रेस नहीं था। खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? बच्चों को। छात्रा ने परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे शिक्षा विभाग के जिला प्रोग्रामिंग ऑफिसर को अपनी आप बीती भी सुनाई, लेकिन प्रोग्रामिंग ऑफिसर कार का शीशा चढ़ाकर चलते बने। क्या बच्चों को थोड़ा लेट होने पर परीक्षा से महरूम करना सही है? बच्चों को परीक्षा देने दी जाती तो इससे क्या बिगड़ता? परीक्षा नहीं देने के कारण इनका साल बर्बाद होने का जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए ऐसी व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाना जरूरी है। सिस्टम किस लिए होता है? आम आदमी की सहूलियत के लिए ही होता है ना, या उसे परेशान करने के लिए? बिहार में तो लगता है जैसे यही हो रहा है। ये वही सिस्टम है जो पेपर लीक होने से नहीं रोक पाता, स्कूलों की हालत नहीं सुधार पाता, खाली पड़े शिक्षकों के पद तक नहीं भर पाता, लेकिन कड़ाके की ठंड में बच्चों के जूते उतरवा देता है। थोड़ा लेट होने पर उन्हें परीक्षा देने से महरूम कर देता है। रही सही कसर उन पर लाठी बरसाकर पूरी कर दी जाती है। प्रशासन का इतना ही ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर होता, सिस्टम को दुरुस्त करने पर होता, तो छात्रों के जूते नहीं उतरवाने पड़ते। इसलिए बजाइए घंटी ऐसे नकारा सिस्टम के खिलाफ। बिहार से आई परीक्षा के दौरान नकल की इन तस्वीरों को शायद ही देश भूला हो। नकल करने और करवाने की यह तस्वीर साल 2015 में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान की है। इसके अगले साल 2016 में टॉपर घोटाला भी यहीं हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम नहीं सर्कस चल रहा है। अब 10 साल बाद बिहार से जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी किसी सर्कस से कम नहीं। यहां परीक्षा तमाशा बनकर रह गई है। बच्चे परीक्षा केंद्र के गेट पर रो रहे हैं, गेट पीट रहे हैं, अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, दीवार फांद रहे हैं। लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि ये 2-4 मिनट लेट जो हो गए हैं। देखिए एडमिट कार्ड देखिए आप। हम फिर पूछ रहे हैं, नियम कानून किस लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? क्या ये महज कागज में लिखे कुछ शब्द होते हैं जिनका बिना सोचे समझे आंख बंद करके पालन करना होता है? ये छात्र कोई अपराधी नहीं, ये यहाँ अपने भविष्य को संवारने की सीढ़ी चढ़ने आए हैं। अगर इनकी सीढ़ी पर ही यारी चला दी जाएगी तो ये आगे क्या करेंगे? जहानाबाद के परीक्षा केंद्र में तैनात सब इंस्पेक्टर माया कुमारी से पूछा गया, इतनी ठंड में बच्चों के जूते उतारना सही है क्या? तो एसआई मैडम कह रही हैं, बच्चे बहुत साहसी हैं। बच्चों को परेशानी हो रही है लेकिन सब कुछ बच्चे बहुत साहसी है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। काश यही साहस बिहार पुलिस पेपर लीक के मामले में दिखाती। मई 2024 में बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ।
इसी साल मार्च में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 का पेपर लीक हुआ। दिसंबर में बिहार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा। मई 2022 में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन सिस्टम का तो पूरा जोर छात्रों के जूते उतरवाकर नकल पर लगाम लगाने और 2-4 मिनट लेट पहुंचने पर परीक्षा से महरूम रखने पर है, जिस पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। जूता उतरवा देना और फिर कहिएगा कि शर्ट उतार दीजिए, पैंट उतार दीजिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। 1-2 मिनट की देरी में उनको रोक दिया जाना, उन पर लाठीचार्ज किया जाना, ऐसा लगा कि वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं, गुत्थम गुत्था की स्थिति हो रही है। परीक्षा तो नियम से ही चलेगी, विलंब से पहुंच रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन आपको नियम का तो पालन करना पड़ेगा। हमारी सरकार हर तरह के कुप्रचार और कदाचार को रोकने के लिए कृत संकल्पित है और इसलिए जीरो टॉलरेंस। सरकार और विपक्ष की इस बहस मुबाहिस के बीच आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कुछ सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया, उसके मुताबिक बिहार में करीब 77,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 2.5 लाख शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। 1,913 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 2,760 स्कूलों में बिजली नहीं, 1,045 स्कूलों में पानी नहीं, 70,000 स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 31,434 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। 9वीं 10वीं में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में होता है। औसतन 5 में से 1 बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है और किस तरह से यहाँ के बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर को दुरुस्त करने के बजाय बिहार का सिस्टम, बिहार के अफसर, बिहार का प्रशासन क्या कर रहा है? वो छात्रों के जूते और मोजे उतार रहा है। उन्हें लेट होने पर परीक्षा नहीं देने दे रहा, उन पर लाठी बरसा रहा है। मतलब देश के भविष्य का गेट बंद कर रहा है, जिसके खिलाफ आपको बजानी है घंटी। मैं आपसे पूछूं 66 रुपए में क्या मिलता है तो आप भी एक बार को सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को दिन का 66 रुपए ही मिल रहा है। एक मजदूर को भी दिन का इससे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइये 66 रुपए रोज की दिहाड़ी में ही अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें। अगर ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में 80,000 से ज्यादा रसोइये आज हड़ताल पर नहीं होते। जानते हैं बच्चों का पेट भरने वाले ये रसोइये मांग क्या कर रहे हैं? केवल 340 रुपए रोज का। इसके लिए भी इन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा। कड़ाके की ठंड में घर परिवार को छोड़ करीब 40 दिन से ये लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि स्कूल में बच्चों का खाना बनाने के लिए इन्हें जो महज 66 रुपए मिलते हैं वो बढ़कर 340 रुपए हो जाए। हम लोग के लिए 66 रुपया मिलता है, उसमें कैसे बच्चों का पालन पोषण हम लोग कैसे करेंगे? और बच्चे लोगों को हो तो हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाने भी नहीं सकते हैं, और बीमार सब होता है तो बीमार अच्छा दवाई भी हम लोग ले नहीं सकते हैं। यहाँ पे प्राण दे देंगे, लेकिन हम लोग का मांग को सरकार पूरी नहीं करेगी तो हम लोग यहीं पे दब जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन करने वालों में 90% वही महिलाएं हैं जिन्हें सरकार लाडली बहना कहती है। लेकिन आज इन बहनों की सुध लेने वाला कोई नहीं। तभी तो अपनी मांग मनवाते मनवाते 2 महिलाओं की मौत हो गई, वो भी इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन पर बैठी थी। तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आज भी 6 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग को करीबन 38 दिन रोज हो गए यहाँ बैठे हुए, और हमारी 2 साथी भी चली गई, एक रुकमणी और एक दुलारी बाई। तो वो लोग हमारे यहाँ लड़ते शहीद हुई है, शहीद कहेंगे भाई हम लोग। तो वो लोग चले गए तो हम लोग क्यों डर कर जाएं? हम लोग अपना हक के मांग के लिए बैठे हैं, तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक तो हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उसके वादों को जुमला बता रहा है, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। तो सरकार की दलील है रसोइयों के मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। और जो इनकी मांग है वो वादा किया था इन्होंने, मोदी की गारंटी में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे,
2 लोगों की वहाँ पे हड़ताल के दौरान मौत हो गई। उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी जिम्मेदार आदमी संवेदना प्रकट करने वहाँ नहीं गया, कोई बात करने नहीं गया। और उल्टे सरकार इन्हीं लोगों के ऊपर में चक्का जाम करने का, रास्ता रोकने का, तमाम तरीके की धारे लगा के इनके 500 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक उनके बैठने के पहले ही उनका जो अध्यक्ष है और 5-6 उनके जो पदाधिकारी मेरे पास आए थे, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया था और अभी 25% तत्काल बढ़ाएंगे, ऐसा हमने कहा है। और कमाल है मंत्री जी, 16 रुपए बढ़ाने को आप सरकार की संवेदनशीलता बता रहे हैं। मंत्री जी शायद आपको पता नहीं, 1 किलो चना दाल 90 रुपए की आती है, 1 किलो अरहर दाल 120 रुपए की आती है, 1 किलो मूंग दाल 111 रुपए की आती है। मतलब 66 रुपए में आपको 1 किलो चना, अरहर, मूंग दाल नहीं मिलेगी। 1 लीटर सरसों का तेल 191 रुपए का आता है। मतलब 66 रुपए में आपको 1 लीटर सरसों का तेल नहीं मिलेगा। इसी तरह 66 रुपए में आपको 1 लीटर पेट्रोल, डीजल, CNG नहीं मिलेगी। यह लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार महज 16 रुपए, जो अभी बढ़ाए भी नहीं, उसका ढोल ऐसे पीट रही है जैसे उसने कोई तीर मार दिया। इसलिए अपने हक के लिए आंदोलन करने वाले इन रसोइयों के लिए घंटी बजाने का वक्त आ गया है। आपका घंटी बजाना क्यों जरूरी है जानते हैं। 17 जनवरी को हमने दिखाया था कैसे अवैध तरीके से बिक रहा चाइनीज मांझा लोगों की जिंदगी छीन रहा है। इसके खिलाफ आपने घंटी बजाई और उसका असर हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल इस पर रोक लगाने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, चाइनीज मांझे से अगर कोई भी घटना हुई तो पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब चाइनीज मांझे से मौत को हत्या माना जाएगा। तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते हुए सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।